Sit down. Good evening, sir. Good evening to you. Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए, नाम छोड़कर। सर सर वर्तमान में मैं इंडियन एयरफोर्स में सार्जेंट पोस्ट पे पिछले 15 साल से कार्यरत हूँ। मैं मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले का निवासी हूँ, जहाँ से मैंने स्नातक एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से गणित विषय के साथ किया है 2005 में। उसके पश्चात मैंने 2011 में इग्नू के माध्यम से लोक प्रशासन से स्नातकोत्तर किया है। बीपीएससी में मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लोक प्रशासन ही है। तेजी से सीखना, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क और अनुकूलन जहाँ मेरी कुछ अच्छाइयां हैं, वहीं मीठा भोजन और सुबह देर तक सोना मेरी कुछ कमियां हैं, जिससे बाहर आने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। खाली समय में मैं खाना बनाना पसंद करता हूँ, जबकि अपने कॉलेज लाइफ के दौरान मैं एनएसएस का वॉलंटियर था। अच्छा छतसाल सर। जी जी, ऑप्शनल आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है? यस सर। आपको क्या लगता है ये आपको हेल्प करेगा आगे? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल जो है आपको प्रशासनिक सेवा में किस तरह से हेल्प करेगा? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम जो कुछ पढ़ते हैं उसका व्यवहारिक पक्ष प्रशासन में दिखाई पड़ता है सर। उसी प्रशासन को पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिद्धांत को अगर हमने पढ़ा है तो व्यवहार में उसका उपयोग में सर मुझे फायदा मिलेगा। अगर एल्टन मेयो का प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हैं तो ये अभी क्या ये रिलेवेंट रहा है, आपको मदद करेगा? सर एल्टन मेयो का जो मानव संबंध विचारधारा है लोक प्रशासन के क्षेत्र में, वो वर्तमान संबंध में ज्यादा व्यापक हो गया है, क्योंकि अभी हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो हम हमारे सिस्टम में जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि रिसोर्स है हमारे। तो वर्तमान समय में एल्टन मेयो की अवधारणा ज्यादा व्यापक हो गई है, सर बहुत ही प्रासंगिक है। एल्टन मेयो का क्या अवधारणा थी? एल्टन मेयो का मानना था कि संगठन में जो कार्यरत व्यक्ति है उनको मानवीय पक्षों पर ध्यान दिया जाए, सिर्फ तकनीकी पक्ष पर ध्यान न दिया जाए। अगर मानव चाहे तो आपसी सहयोग और सामंजस्य से संगठन की दक्षता एवं कुशलता में वृद्धि कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन का वो सपोर्टर थे या विरोधी थे? सपोर्टर थे सर। तो अभी तो ट्रेड यूनियन को तो कुछ बूझ ही नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट तो उसको कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहा है। आपकी क्या राय है, आपको लग रहा है? आवाज आ रही है आपको? मानना है कि ट्रेड यूनियन की भूमिका तो हमेशा बनी रहेगी। हो सकता है कि किसी परिस्थिति परिवेश में कुछ सीमाएं उनमें आ गई हों, लेकिन उनकी भूमिका तो जब तक हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ट्रेड यूनियन की भूमिका सब बनी रहेगी। अच्छा, जो प्लानिंग पार्ट है, इस प्लानिंग पार्ट में फ्रेडरिक टेलर ने बोला कि 4 फोरमैन रहेगा, ये आपको रिलेवेंट लग रहा है? सर मूल रूप से उस हद तक तो सेम रूप में भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका बदलता परिवेश में दिखाई देता है कि प्लानिंग में अभी भी हम डिफरेंट टाइप में प्लानिंग करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग में अलग अलग तरीकों से, टेक्निकल फील्ड के लिए अलग, स्पेशलिस्ट फील्ड के लिए अलग, एक जर्नलिस्ट फील्ड के लिए अलग, तो रेलेवेंस तो उसका बना हुआ है। यानी अभी रिलेवेंट है, टेररिज्म भी अभी रिलेवेंट है? बिल्कुल सर, टेररिज्म भी रेलेवेंस है। और कहें तो सर जो एनपीएम की अवधारणा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है उसे 90 लगभग ही माना गया है, जहां हम ज्यादा से ज्यादा 3 की संकल्पना, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे फोकस कर रहे हैं। तो टेलर की संकल्पना तो फिर से मतलब प्रासंगिक बनी हुई है सर। रिग्स ने इंडिया, चाइना ये सब को एक अलग कैटेगरी में रखा और उस पर एक थ्योरी दिया, क्या है वो थ्योरी? सर एफडब्ल्यू रिग्स ने विकासशील देशों में लोक प्रशासन की
अध्ययन के संबंध में एक प्रिज्मीय मॉडल का विकास किया। उनका मानना था कि जो हूबहू लोक प्रशासन विकसित देशों में उपलब्ध है, वैसे ही लोक प्रशासन विकासशील देशों में उपलब्ध न हो, क्योंकि विकासशील देश की सामाजिक परिस्थितियां अलग हैं जो उन पे अलग तरीके से प्रभाव डालती है। तो लोक प्रशासन, विकासशील देशों के लोक प्रशासन के संबंध में FW रिक्स ने प्रिज्मीय साला मॉडल का उत्पादन किया। आज के दिन में अगर आप अपने आप को एक प्रशासनिक पदाधिकारी, सपोज SDM मानते हैं, तो एक SDM किस इस जो प्रिंसिपल है उस पर काम करते हैं या इससे डेविएशन है? प्रिज्मेटिक साला मॉडल पर काम कर रहे हैं या कोई अलग है? सर, प्रिज्मेटिक साला मॉडल सर 50 साल पहले की अवधारणा है, हूबहू रूप में अभी भारत में उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके अधिकांश स्थिति आज भी देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रशासन में आने के लिए तो योग्यता परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसके सहारे लोग आते हैं, लेकिन आने के बाद व्यक्तिगत रिश्ते, नातेदारी संबंध, भाई भतीजावाद इत्यादि स्थिति देखने को मिलती है। तो किसी न किसी रूप में प्रिज्मीय मॉडल आज भी हमारे प्रशासन में देखने को मिलता है। इसका डिमेरिट क्या है? सर, डिमेरिट्स ऑफ प्रिज्मेटिक साला मॉडल। सॉरी सर, अभी आवाज नहीं जा रही? आवाज आ रही सर, रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, जो वेवर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है उसमें आप हमारे यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है उसको आप कहाँ देखते हैं? सर, वेबर की ब्यूरोक्रेसी है जो ब्यूरोक्रेसी के संबंध में एक आदर्श स्थापित करती है। आज के संबंध में ब्यूरोक्रेसी उस आदर्श रूप में तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस ब्यूरोक्रेसी को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए वो आज भी बना हुआ है, आज भी उसकी प्रासंगिकता बनी। कोई उदाहरण बताइए जो क्वालिटी उन्होंने बताया और वो हमारे ब्यूरोक्रेट में आते हों। सर, जैसे उन्होंने पदवर्गीकरण, सॉरी सर, जैसे उन्होंने नौकरशाही की बारे में, नौकरशाही को एक आजीविका के रूप में देखा, तो आज की भी वर्तमान नौकरशाही आजीविका के रूप में है। उन्होंने लिखित दस्तावेज की बात की, तो नौकरशाही की एक मूलभूत विशेषता होती है अपने व्यवहारों को लिखित संदर्भ में रखना। आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ करके डिजिटल एरा में लिखित उसको स्टोरेज करते हैं। उन्होंने सत्ता की अवधारणा बताई, आदेश की एकता और आवाज बहुत कटता है। नहीं ठीक है, पूछा जाए। जी जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी, अगर हम ये बोलें कि NPM अभी NPM का इरा है, ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं? सर, NPM के एरा भारत में तो 1990 के दशक से ही शुरू हुआ, लेकिन उसमें आगे बढ़कर के सर एक और शब्द जो किया डिजिटल एरा गवर्नेंस। तो आज के संदर्भ में NPM और डिजिटल एरा गवर्नेंस दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ओके, आप डिफेंस में हैं अभी। गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया जिसके तहत बहुत से प्रोडक्ट हैं जो इन हाउस डेवलप करना है, इन हाउस ही बनाना है। हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, रेदर एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा थ्योरी लगाएंगे? इन हाउस डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब PPP मॉडल होगा। यस सर। ये कौन सा मॉडल होगा तब? किस थ्योरी पर जाएगा? ये NPM मॉडल पे सर। गुड। अच्छा, अभी कोर्ट का जो डिसीजन कुछ देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि कोर्ट एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव कहीं लैक कर रहा है तो कोर्ट उसको हमेशा रिमाइंड करवाती है, ऐसा लग रहा है कुछ डिसीजन से।
इसको आप किस तरह से देखेंगे, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन या न्यू मैनेजमेंट? सर, इसको मैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देखता हूं, जहां भारतीय संविधान में शासन के तीनों अंगों के बीच डिस्टिंक्शन किया गया है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया गया है। लेकिन उसमें अगर कोई एक सिस्टम, कोई एक व्यवस्था अगर अपनी कुछ कमियों की वजह से अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निर्वाह करती है, तो दूसरी संस्था उस भूमिका को भरने के लिए आ जाती है। और पिछले कुछ समय से हमारी एग्जीक्यूटिव व्यवस्था में विभिन्न कारणों से कुछ समस्याएं आई हैं, जिसके कारण हम जुडिशियरी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रशासन के एक मौलिक अवधारणा है, जिसमें मूल रूप से सरकार के 3 नियामकीय कार्यों न्याय, प्रशासन और राजस्व व्यवस्था को सम्मिलित करता है। जबकि गवर्नेंस के अंतर्गत में हम नीतियों का निर्माण और नीतियों के क्रियान्वयन को शामिल करते हैं, और यह सरकार के अंगों के साथ साथ सिविल सोसाइटी, एनजीओ और डिफरेंट हित समूह एवं दबाव समूह के सहयोग को भी जोड़ता है। तो पब्लिक पॉलिसी जो होता है, पब्लिक पॉलिसी वो एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं आता है? सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रॉड अप्रोच के अंदर में पब्लिक पॉलिसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, लेकिन उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना एक विशेषज्ञ सहयोग प्रदान करता है पब्लिक पॉलिसी के निर्माण। अच्छा, और मुजफ्फरपुर से आप आते हैं, जहां बाल कांड सुना है आपने, जिस तरह से निर्ममता से वहां पे हो रहा था, कई थानों में से शराब बेचने की खबर आ रही है, और क्या क्या आप देखते हैं मुजफ्फरपुर? सर, कांड जो मुजफ्फरपुर में हुआ या जो कुछ शराब बेचने की घटनाएं आ रही, वो सिर्फ एक मुजफ्फरपुर तक सीमित घटनाएं नहीं, वैसी घटनाएं अपने राज्य और देश में कई जगहों से आती है, और मुजफ्फरपुर भी उसी व्यवस्था के हिस्से के तहत एक एक्सेप्शन नहीं है। बाकी हर जगह भी ऐसी घटनाएं रिपोर्ट की जाती है, जो मुजफ्फरपुर में भी हुई है, जो एक दुखद घटना है। सर, और मुजफ्फरपुर में क्या क्या देखते हैं? सर, मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सबसे बड़ा जिला है, जिसमें कुछ समस्याएं के साथ साथ विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं, और इसमें हम मुजफ्फरपुर एक स्मार्ट सिटी के रूप में चिन्हित किया गया और उसे डेवलप किया जाएगा। पताही में एक हवाई अड्डा है जो इसे जोड़ने का महत्वपूर्ण काम करेगा। लीची के उत्पादन के लिए मुजफ्फरपुर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। अच्छा, ये लीची के उत्पादन के लिए या उसके व्यवसायीकरण के लिए बिहार सरकार ने एक क्लस्टर योजना चलाई है, क्या है, कौन सी क्लस्टर योजना है वो? सॉरी सर, मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, मुजफ्फरपुर में इकोनॉमिक पोटेंशियल आप क्या क्या देखते हैं? मुजफ्फरपुर में सर इकोनॉमिक पोटेंशियल के रूप में पहला सर लीची उत्पादन एवं उसके प्रसंस्करण के क्षेत्र को देखते हैं सर। दूसरा सर एग्रीकल्चर में केला उत्पादन और ईख उत्पादन के रूप में देखते हैं, तो उसका प्रसंस्करण के रूप में। तीसरा सर लाह उद्योग का एक प्रमुख क्षेत्र है, तो लाह की चूड़ियों के निर्माण में या अपनी पहचान विश्व स्तर पे बना सकता है। उत्तर बिहार को जोड़ने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण जिला है, तो अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों में यहाँ काफी प्रचुर संभावना है। अच्छा, अभी इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे जा रहे हैं, है ना? तो हमें अपने पार्टनर्स, एलाई
नेचुरल एलआई को सावधानी से उसको देखना पड़ रहा है कि कौन हमारा पार्टनर्स है, कौन हमारा एलआई है, कौन हमारा नेचुरल एलआई है। तो ये पार्टनर्स क्या होता है, एलआई क्या होता है, नेचुरल एलआई क्या होता है? सर, वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के से हमारा संबंध एक जटिल और दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम अपने देश की स्वतंत्रता और अखंडता को सुनिश्चित करते हैं और वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से अधिकतम लाभ का प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वैदेशिक रिश्तों के माध्यम से। तो इस संबंध में जिन देशों से हमारा पूरकता का सिद्धांत है, जहां पूरक रिश्ते बनाए जाते हैं, किसी मुद्दे पे दोनों देश आपस में मिलकर काम करते हैं, तो वह पार्टनरशिप के रूप में आता है। जबकि अगर मुद्दों पे सहयोग की बात आती है तो उसे एलाइज के रूप में देखते हैं। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टनर्स। हम किनको कहेंगे, एलआई किनको कहेंगे, नेचुरल एलआई किनको कहेंगे, एग्जाम्पल के साथ बताएं। सर, जैसे रक्षा सहयोग के मामले में भारत और इजराइल एक अच्छे पार्टनर है, जबकि मूल रूप से भारत और रूस के आपसी संबंध रहे हैं जो सिर्फ एक क्षेत्र होकर तक सीमित नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में है। तो रूस और भारत एलाई हैं, क्योंकि नेचुरल अलायंस की बात करेंगे तो ऐसे देशों के साथ रिश्ते जो विशेष परिस्थितियों में अपने आप बन जाते हैं, जैसे भारत और यूएसए के रिश्ते जो भारत में और यूएसए में लोकतंत्र के होने की वजह से बनते हैं, अपने सामरिक हित की वजह से बनते हैं। अच्छा, इसको देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, भारत चीन के बीच संबंधों को लेकर देखा जाता है कि चीन की जो बंद गोभी की नीति है, समस्या की मूल जड़ वही है ना? तो बंद गोभी की नीति क्या होती है? सॉरी सर, इसको नहीं रिकॉल कर पा रहा हूं। अच्छा, ये एलएसी को आप कैसे देखते हैं? व्हाट इज एलएसी? सर, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है, तो पश्चिमी क्षेत्र में वो एलएसी के नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम मूल रूप से मैकमोहन लाइन के रूप में भी देखते हैं। लेकिन यह पश्चिम क्षेत्र में मैकमोहन लाइन है कि पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन लाइन? जॉनसन लाइन क्या है? सॉरी सर, मैकडोनाल्ड लाइन क्या है? नहीं रिकॉल कर पा। अच्छा, देयर इज डिस्प्यूट इन एलएसी इज थ्री पार्ट, मतलब वन इज वेस्टर्न फ्रंट, दैट इज लद्दाख, यू मेंशन हियर, अदर इज मिडिल फ्रंट, दैट इज उत्तरांचल एंड हिमाचल प्रदेश, एंड ईस्टर्न फ्रंट, दैट इज यू मेंशन हियर अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। मैकमोहन इज फॉर देयर, और यहाँ पे लद्दाख में जो है वो है जॉनसन मैकडोनाल्ड लाइन। ठीक है, चलिए देख लेंगे। आपका ऑनर्स मैथमेटिक्स है सर? आपके अगल बगल में क्या मैथमेटिक्स है? सर पार्डन सर, प्लीज। आप जहाँ पर बैठे हुए हैं वहां पर क्या मैथमेटिक्स नजर आता है आपको? सॉरी सर, नहीं। अच्छा, पाई को आप रेशनल नंबर मानते हैं, इरेशनल नंबर? पाई सर एक इर्रेशनल नंबर है। 22/7? 22/7 इर्रेशनल नंबर। अच्छा, आप गणित की सबसे पुरानी पुस्तक भारत की कौन सी है और उसमें गणित की किस पार्ट्स को उठाया गया है? सॉरी सर। अच्छा, अभी एक फिल्म चर्चा में थी, गणित की थी, बता सकते हैं? सर,
शकुंतला देवी सर। अच्छा, तो एक है शकुंतला देवी जिस पर फिल्म बन रहा है, और अपने बिहार के थे वशिष्ठ नारायण सिंह, जानते हैं उनको? यस सर। अच्छा, तो दोनों के प्रसिद्धि में इतना बड़ा अंतर क्यों है? सर इस अंतर के मूल में मुझे लगता है कि सर जो बिहार की राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था है तथा बिहार के संबंध में एक बाहर के जगह पे प्री कंसेप्ट आइडिया है जो नकारात्मक के रूप में फैली हुई है, कहीं वो रोल प्ले करती है, लेकिन सर मैं इसको लेकर के बहुत श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, ये वशिष्ठ नारायण सिंह ने यूएसए में पीएचडी की जो करी थी, उसका विषय क्या था? मैं पढ़ा तो हूँ सर, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर उनका थीसिस। बेसिक स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से? सर भारत का संविधान जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या और संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। अपने इसी अधिकार का उपयोग करते हुए सन 1973 ईस्वी में पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल संघ सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि संविधान की कुछ ऐसी विशेषता जिसमें संसद अपने संविधान संशोधन की शक्ति के बावजूद भी बदलाव नहीं कर सकती है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा। और यह बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, यह संविधान की भावना के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट समय समय पर निर्धारित करेगी। ये लटका के क्यों रखा? बेसिक स्ट्रक्चर की कंसेप्ट क्यों नहीं दी? सर संविधान एक डायनामिक है, प्रगतिशील चीज है जो समय के साथ बदलती रहती है। कुछ वैसे नियम कानून जो पुराने समय में लगते थे कि आवश्यक है, आज के संदर्भ में आवश्यक प्रतीत नहीं होते हैं। तो इसी संबंध में बेसिक स्ट्रक्चर है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे विषय भविष्य में आए जो आज के संदर्भ में वैलिड हो, उस समय अनवैलिड हो जाए, आज के समय में अनवैलिड है, उस समय वैलिड हो जाए। ये बेसिक स्ट्रक्चर की चर्चा हुई तो संविधानवाद क्या है? क्या इससे कुछ रिलेशन है संविधानवाद? तो संविधानवाद से तात्पर्य है कि संविधान की जो मौलिक विचार है, मौलिक भावनाएं हैं, उसी रूप में संविधान को लागू किया जाए। अच्छा, संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जाता है, यस सर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाता है। एक निश्चित करके उसको छोड़ा नहीं जा सकता है कि यह फिक्स है, समय के साथ नीतियों नियमों में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसे एक जीवंत दस्तावेज के रूप में। जैसे यह पर्सन क्या होता है? व्यक्ति, संविधान के अनुसार व्यक्ति क्या है? सॉरी सर, नहीं। अच्छा, आपका ही चयन क्यों करें? सर आपका ही चयन क्यों करें? सर जहां तक मैं अपने आप को देख पाता हूँ, मुझमें एक सिविल प्रशासक बनने की कुछ मौलिक गुण है, जैसे तेजी से निर्णय लेना, तेजी से सीखना, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, कि सर किसी भी कंडीशन में काम करने की क्षमता। तो इस संबंध में मैं समझता हूं कि मैं एक बेहतर प्रशासक साबित हो सकता हूं। हालांकि सर यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप चुनाव करें, और अगर मेरे सहयोग के अगर ज्यादा लोग उपलब्ध है तो मैं निश्चित रूप से दूसरों की जगह खुद को आना पसंद नहीं करूँ। बहुत अच्छा। प्रकाश जी सर हाउ यू फील? सर कुछ जगह सर अभी काम करने की जरूरत है, जैसे मैं इंटरनेशनल रिलेशन को सही से नहीं क्लैरिफाई कर पाया, और मैथमेटिकल पॉइंट पर भी सर कुछ मुझे बेसिक काम करने की जरूरत महसूस हो रही है। हमारा यूट्यूब अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, और इस ग्रुप में भी मेरे द्वारा 19 जुलाई से क्लासेस ली गई इंटरव्यू के लिए, ठीक है? सर उसमें